क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में कॉपर +1 भी मिलेगा, कॉपर +2 भी मिलेगा। अगर कॉपर ऑक्साइड है, अगर कॉपर +1 है उसमें, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड। और अगर कॉपर +2 है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 1 ऑक्साइड में कॉपर वुड बी +1 और ऑक्सीजन -2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O। और कॉपर 2 ऑक्साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन -2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuO। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है पहले भी। तो खास बात क्या है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में कि दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह आयरन को भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में देखा था ना, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आयरन जो है वो आयरन 2 ऑक्साइड भी होता है, आयरन 3 ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो आयरन 2 ऑक्साइड इज Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला बनता है FeO। और आयरन 3 ऑक्साइड क्या होगा, जिसमें आयरन 3 पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स में एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी बात ये है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जैसे कॉपर सल्फेट का कलर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इसी तरह आयरन 3 सल्फेट जो होगा वो रेड ब्राउन कलर का होता है। इसी तरह KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट 7 जो हमने देखा था वो पर्पल कलर का था। जो हमने 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, जिसमें से एक था KMnO4 और एक था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट 7K2Cr2O7। तो उसमें जो मैग्नीज आइन है हमारे पास, दिस इज पर्पल कलर बेसिकली। और ये जो क्रोमियम है, ये जैसे इसकी वजह से ऑरेंज कलर आता है। तो ये दोनों के दोनों ट्रांजिशन है। और हम लोगों ने टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस में भी देखा है कि ट्रांजिशन मेटल आइंस क्या होते हैं। ठीक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड प्रेसिपिटेट एक्सेट्रा। यहाँ तक तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ चुके हो चीजें। मैसेज नहीं किए थे क्या सारे ग्रुप्स पे? अच्छा जी। फिर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में कि दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तुम लोग जानते हो कैटलिस्ट क्या होते हैं, दैट स्पीड्स अप अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें वो होते हैं कैटलिस्ट। तो यस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट एज वेल। और अब तुमने देखो ये सारे कैटलिस्ट तकरीबन पढ़ लिए हैं, हाँ सारे ही पढ़ लिए हैं बल्कि अब तक तो। आयरन इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके जिसमें हम अमोनिया बना रहे थे, तो उसमें हम आयरन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। फिर हमारे पास है वेनेडियम 5 ऑक्साइड इज यूज इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस। वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो V2O5 था ना हमारे पास, उसको हम लोगों ने कॉन्टेक्ट प्रोसेस के लिए यूज किया था एज अ कैटलिस्ट। फिर हमारे पास था निकिल। निकिल हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए यूज किया था, जिसमें हम एल्कीन से एल्केन्स बना रहे थे, मार्जरीन मेकिंग। तो ये सारे कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किए हैं अपने, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे पास के लिए। पूरे सिलेबस में ये हमने रिएक्शंस पढ़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है निकिल वाला, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, और इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? भाई पहली बात तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, और अगर ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं तो इट मींस दे आर स्पीडिंग अप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका टाइम बचा रहे हैं और ये आपकी कॉस्ट बचा रहे हैं। ये जितनी देर केमिकल रिएक्शन आप कराओगे उतने ज्यादा आपको हीटिंग या और डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज खर्च करनी पड़ेंगी, और उतना टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो ये आपका टाइम भी सेव कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं। लेस एनर्जी इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये इनके एडवांटेजेस हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोगों ने मेटल्स में भी देखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट इतनी डिटेल में भी हमारे पास आने वाला नहीं है। बस ट्रांजिशन मेटल में हम लोग याद है वो टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस ATP का जो क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें अगर कोई कलर सोल्यूशन हमारे पास बनता है तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आइन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अल्कली मेटल्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो पहले भी हमने डिस्कस किया है। ग्रुप 7
ग्रुप 7 हमने कभी डिस्कस नहीं किया। ग्रुप 7 जो है हमारे पास, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है ना, ये हम लोगों ने कभी अलग से बैठ के डिस्कस नहीं किया। लेकिन हमें पता है कि ग्रुप 7 है, तो उनके एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि उनको एक इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। तो वो जो है ग्रुप 1, 2, 3 के साथ तो आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन ग्रुप 4, 5, 6, 7 और 8, 8 नहीं सॉरी, 4, 5, 6, 7 और हाइड्रोजन, उनके साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्रुप 7 में जो सबसे ऊपर वाला हमारे पास एलिमेंट होता है, डेट इज फ्लोरीन, देन वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन वी हैव एस्टेटीन। हम लोग यूजुअली डिस्कस कर रहे होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। एस्टेटीन को हमको इतना मुंह नहीं लगाते हैं, हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब जरा हम ग्रुप 7 को डाउन द ग्रुप अगर देखें तो क्या हो रहा है कि फ्लोरीन जो है उसका जो मास नंबर है डेट इज 19। अच्छा देखो, इन्होंने मास नंबर जो है ना नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब ये मुझे पता है कि ये मास नंबर है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट टेबल है उसकी जो की है उसमें मास नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये बातें तो पुरानी है, ठीक है, तो कुछ बातें बताई नहीं जाती, पता है सबको। तो फ्लोरीन में मास नंबर बेशक ऊपर लिख रहा हूँ, प्रोटॉन नंबर नीचे। इसी तरह फ्लोरीन मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 2,7 बनेगी। इसी तरह क्लोरीन की बनाए तो प्रोटॉन नंबर 7 है, तो इसकी बनेगी 2,8,7। ब्रोमीन की बनाए तो इसकी बनेगी, अच्छा ब्रोमीन की मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना नहीं सकता, उसका तरीका अलग है जो हम ओ लेवल में नहीं करते हैं। तो अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन को देखूं तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन के भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, और आयोडीन के भी। अच्छा जी, अब देखो लेकिन ये बॉन्ड आपस में अगर बॉन्ड बनाना है ना, अगर मैं कहूँ कि फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो दो फ्लोरीन एटम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग हो गई ना एक दूसरे की आपस में। इसी तरह दो क्लोरीन एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्लोरीन। इसी तरह दो ब्रोमीन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो फ्लोरीन वुड बी F2, chlorine would be Cl2 and bromine would be Br2। सही है, और आयोडीन जो होगा वो I2 हो जाएगा। अच्छा, इनमें अगर हम देखें तो इनके जो मास नंबर हैं, फ्लोरीन का मास नंबर जो है हमारे पास था 19, क्लोरीन का है 35.5। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालूं, अगर F2 है तो फिर मैं निकालूंगा 2 × 19, क्लोरीन का हो जाएगा 2 × 35.5, ब्रोमीन का हो जाएगा 2 × 80, और आयोडीन का होता है एटॉमिक मास 127 ना, तो आयोडीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा 2 × 127। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो इनके जो मास नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फ्लोरीन का बना 38, क्लोरीन का बना 71, ठीक है। और ये हमें पता है 1 मोल के लिए बात करेंगे तो ग्राम्स आ जाएगा इसके साथ। ब्रोमीन का बना 160 और आयोडीन का बना 254। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूं, डाउन द ग्रुप 7, और ग्रुप 7 को हम लोग प्यार से हेलोजेंस भी कहते हैं। तो डाउन द ग्रुप 7 देखो क्या हो रहा है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सेम है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सबके बढ़ेंगे। अगर मैं देखूं ना कि तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 7 सबके। इसी तरह नंबर ऑफ शेल सबके इंक्रीज होंगे। फ्लोरीन के पास सिर्फ, फ्लोरीन क्योंकि पीरियड 2 में है तो उसके पास 2 ही शेल होंगे। क्लोरीन जो है वो नीचे है और
इसके पास 3 शेल होंगे, मतलब फ्लोरीन की जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी 2,9 बनी थी, क्लोरीन की बनाऊंगा तो 2,8,7 बनेगी। तो इस फ्लोरीन के पास 2 शेल हैं, तो क्लोरीन के पास 3 शेल हो जाएंगे, इसी तरह ब्रोमीन के पास 4 शेल हो जाएंगे, आयोडीन के पास 5 शेल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये लोग जो है वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, और इनको हम कहते हैं एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब एक ही तरह के दो एटम साथ जब ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम डायटोमिक कहते हैं। एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे फ्लोरीन F2 हो गया, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। अच्छा, अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप, अगर मैं फ्लोरीन या क्लोरीन पे ब्रोमीन पे आयोडीन की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और उसका रीजन क्या है? एज देयर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। अभी हमने देखा ना, फ्लोरीन का था 38 ग्राम, क्लोरीन का 71 ग्राम, ब्रोमीन का 160 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन का 254 ग्राम। सही है। मोल तो उमेर, मोल जो होता है वो मोल तो क्वांटिफाई करते हैं ना, लेकिन 1 मोल ऑफ फ्लोरीन की बात करूं तो उसका जो मास होगा वो 38 ग्राम होगा ना। हुनैन क्या कह रहे हो? इंक्रीज 7। अच्छा, सही। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। अच्छा, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सो डाउन द ग्रुप 7 as MR of molecules increases, their melting point and boiling point also increases। ठीक है, तो तुम इसको एक्सप्लेन इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर तुमसे पूछा जाए ना कि why melting point and boiling point of group 7 molecules increases down the group, so you can write two things. Number one is MR increases, molecular mass increases. Secondly, you can also write as number of electrons increases, their intermolecular forces of attraction increases. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, जैसे कि दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगी दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्लोरीन से क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन जाऊंगा तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस से आपका लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये टेबल देखें तो जो फ्लोरीन है मेरे पास, फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2। डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो इंक्रीज हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे हमारे पास है गैस, क्लोरीन भी गैस है। अच्छा, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो चुका हुआ है अब तक, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो चुका हुआ है अब तक कि वो रूम टेम्परेचर
से ज्यादा है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे जो उसकी स्टेट है वो लिक्विड है। और आयोडीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगी। तो ये स्टेट्स इनकी याद रखनी है कि रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। इनके कलर्स भी याद रखने कि जो फ्लोरीन है उसका कलर होता है पेल येलो, क्लोरीन गैस का। वो इलेक्ट्रोलिसिस में हम पढ़ रहे थे ना कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही थी, तो कल मैं बार बार आपको कलर लिखवा रहा था, बल्कि परसों ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो लिख दो या येलोइश ग्रीन लिख दो, एक ही बात है। सिर्फ अगर ग्रीन भी लिख दोगे ना तो चल जाएगा, ग्रीन गैस भी लिख दोगे क्लोरीन को तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। और ब्रोमीन जो लिक्विड होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, ब्रोमीन को हम पानी में डाल देते हैं तो वो कुछ ऑरेंज कलर का शेड देता है। ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन जो होता है ना, मतलब एक्वस ब्रोमीन, जो सिर्फ प्योर ब्रोमीन है ना मेरे पास Br2 लिक्विड फॉर्म में, तो वो रेडिश ब्राउन कलर दे रही होगी। लेकिन अगर इसी ब्रोमीन को पानी में डिसॉल्व कर दो ना, एक्वस ब्रोमीन, तो वो फिर ऑरेंज टाइप का कलर देगी, उसको भी रेड ब्राउन लिख लेते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड है तो वो फिर ऑरेंज से फिर रेड और फिर ब्राउन शेड दे रही होती है। बहरहाल ये भी याद रखना कि कहीं डिफरेंट कलर लिखे हुए होते हैं ना, जैसे कॉपर का अक्सर जो है कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है, तो कभी पिंक कलर लिखा हुआ होता है उसमें, कभी ब्राउन कलर लिखा हुआ होता है। लेकिन आपको दोनों कलर याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर उसने सिर्फ पिंक दे दिया, ब्राउन नहीं दिया, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कॉपर का कलर पिंक भी होता है। ठीक है, इसी तरह जो आयोडीन होता है दैट इज शाइनी ब्लैक, ब्लैक कलर का सॉलिड होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, अच्छा आयोडीन की खास बात क्या है कि आयोडीन को अगर हम लोग हीट करें ना, तो आयोडीन पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, आयोडीन सॉलिड से हीट करने पे डायरेक्ट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड में उसके पार्टिकल करीब करीब होते हैं, तो आयोडीन को हीट करने से वो मेल्ट नहीं होता, वो लिक्विड में नहीं जाता, बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। तो डायरेक्ट बन जाता है I2 गैस। और ऐसे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अच्छा, जो आयोडीन सॉलिड होता है उसका कलर होता है शाइनी ब्लैक, या ग्रे ब्लैक भी लिखा हुआ होता है। लेकिन जो आयोडीन वेपर बनता है ना उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। तो अब तुम ये नहीं कहना कि आयोडीन का जो कलर है कहीं पे पर्पल लिखा हुआ है कहीं पे ब्लैक लिखा हुआ है। तो भाई आयोडीन सॉलिड फॉर्म में ब्लैक कलर की है, आयोडीन वेपर फॉर्म में जो है ना वो पर्पल कलर की है। अच्छा, आयोडीन को अगर मैं पानी में डिजोल्व करा दूं ना, तो एक्वस आयोडीन अगर बनेगी तो वो फिर ब्राउन कलर की बनेगी, ब्राउन कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो कि तुम लोग पोटेशियम आयोडाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, जिसमें आयोडाइड आइन जो है वो I2 बना रहा था, मतलब आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -1 से 0 जा रही थी, विच इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जब वो कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि सामने वाले को वो रिड्यूस करवा रही है, इसलिए इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते थे। और इसका कलर चेंज क्या होता था, कलरलेस टू ब्राउन। तो वो जो ब्राउन कलर बेसिकली हमारे पास आ रहा था, वो आयोडीन जो बन रहा था ऑक्सीडाइज होके फ्रॉम आयोडाइड आइन, वो एक्वस फॉर्म में बन रहा था और उसका कलर जो था वो था ब्राउन। सही है, तो ये सारी बातें सुनी सुनी हुई हैं कहीं ना कहीं। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? बसीर, बसीर कुछ पूछना है तुम्हें? बसीर क्या खा रहे हो अभी तुम क्लास में? मुझे तुम्हारा वही पिक्चर याद है कि तुम कुछ ना कुछ पीछे बैठ के खाते रहते थे। अभी क्या खा रहे हो? बसीर, फिर तुम ऑन करके गए हुए हो ना। सही है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? बसीर पबजी खेल रहे हो?
कल मैंने भी डाउनलोड किया पबजी, देखते हैं रात में। अच्छा जी, अच्छा आप ग्रुप 7 में तुम्हारे पास जैसे ग्रुप 1 याद है तुम लोगों को, कल मेरी बात हुई थी कि सोडियम है, ऊपर लिथियम है, तो पोटेशियम है। अच्छा, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। लेकिन हमने ये देखा था कि डाउन द ग्रुप 1 अगर हमने बात की थी ना, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, ये तो गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और डाउन द ग्रुप बात करो, डीटीजी मतलब डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप देयर इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है ना, पोटेशियम, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम में देखो तो 2,1 थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की देखो तो 2,8,1 थी, पोटेशियम को देखो तो वो थी 2,8,8,1। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो देखो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, तो जितना वो दूर जाएगा उतना इजी होगा उसको न्यूक्लियर पुल से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, इसको ये लिख सकते हो, फार्दर अवे, farther away the outer most electron, easier it is to lose the nuclear pull. तो डाउन द ग्रुप इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 मेटल इंक्रीज होती है। तो इन शॉर्ट इन सारी बातों से जो हमें बात पता चल रही है वो क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 metals increases down the group. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो मॉलिक्यूल्स में होती है ना उमेर, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, अभी तो मैं सिंपल एक एटम की बात कर रहा हूँ। समझ आई यहाँ तक बात? ग्रुप 7 में तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं ग्रुप 7 की बात करूं, तो वी हैव फ्लोरीन प्रोटॉन नंबर 9, क्लोरीन प्रोटॉन नंबर 17, ब्रोमीन प्रोटॉन नंबर 35, आयोडीन प्रोटॉन नंबर आई थिंक पता नहीं क्या है। बट थिंग इज के ग्रुप 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करता है, लेकिन जो ग्रुप 7 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करता है। ठीक है, दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन। अब डाउन द ग्रुप क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? देयर इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी डिक्रीजेस। सही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि देखो उसको गेन तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में करना है ना, और फ्लोरीन का साइज जो है वो 2 शेल्स है तो छोटा है, क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज जो होगा वो देखो उससे भी, इन दोनों से भी बड़ा होगा। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन के आसपास आएगा तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस करीब है, उसको फौरन अट्रैक्ट कर लेगा, क्लोरीन थोड़ा मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा, ब्रोमीन को और मुश्किल होगी अट्रैक्ट करने के लिए, तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इट मींस फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन इज मोस्ट एक्टिव ऑफ ऑल। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि फ्लोरीन इन सब में से मोस्ट एक्टिव है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से। और आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप reactivity of group 7 element decreases, or reason because their electron gaining capability decreases.
as the size of the atom increases. तो सिंपल एक्सप्रेशन लिख देना कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है. तो अगर सिंपल एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो ग्रुप वन में डाउन द ग्रुप, डीटीजी मतलब डाउन द ग्रुप, उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. रीजन क्या है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है. इसी तरह अगर मैं ग्रुप 7 की बात करूं तो ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. अच्छा, ग्रुप 1 में सॉरी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मैंने डिक्रीज लिख दिया, इंक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. अच्छा, ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. अच्छा, और रीजन वही है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से फर्क क्या पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इसको लूज नहीं करना है, इसको गेन करना है. तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. हुनैन देखो बस इतना पूछता है कि रिएक्टिविटी क्या होती है. ग्रुप 1 की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी और ग्रुप 1 इंक्रीजेस, ये लिख लेना, ये याद होना चाहिए तुम्हें. और ग्रुप 7 की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है. रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7 डिक्रीज होती है. सही है उन्होंने, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, बस यही चीजें पूछता है वो, बस मैं ना थोड़ा आगे पीछे निकल गया. बस ये जो बातें जो है ना ये याद जरूर रखना, ये वाली दो बातें. सही है, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अच्छा, चार्ज हमें पता है कि जब ये आयनिक बॉन्ड बनाता है तो इस पे -1 चार्ज आते हैं ग्रुप 1 पे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं बस. लेकिन जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है आटोमोस्ट शेल में. कोवलेंट बॉन्ड ये एक ही बनाते हैं. और हमें ये भी पता है कि किसके साथ आयनिक बनाएगा, ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन ग्रुप 4 5 6 और ग्रुप 7 के ही एलिमेंट, इनके साथ जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट बनाएंगे. सही है. अच्छा, फिर हमारे पास रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, इनको हेलोजेंस भी कहते हैं, बात हो गई थी ना कि दे रिएक्ट विगरसली विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक सॉल्ट्स फॉर द, जैसे कि पोटेशियम है ब्रोमीन के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना रहा है ना, इतना वेल नोन, इतनी बार पढ़ चुके हो कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड. इसी तरह पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होके पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, हेलोजेंस बिकम लेस रिएक्टिव डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली वी नो दैट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक की रॉड अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म. जैसे कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में था, जिंक सॉलिड फॉर्म में था. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और उसमें था क्या, जिंक जो था वो मोर रिएक्टिव था, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा, बिकॉज कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था.
तो more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास हेलोजेंस में भी ऐसा ही एक्टिव है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, अब जैसे मेरे पास डाउन द ग्रुप में देखूं तो वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मोस्ट एक्टिव इज फ्लोरीन, लीस्ट एक्टिव इज आयोडीन। तो अब अगर फ्लोरीन किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है नीचे वाले हैलोजन के साथ, जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव फ्लोरीन विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव ब्रोमीन, और वो खुद सोडियम के साथ लग जाएगा और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, और ब्रोमीन फिर Br2 की फॉर्म में आ जाएगा। समझ आई? तो ये जो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हैलोजेंस का। जैसे इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, तो लेट से अगर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, इसमें मैंने डाला ब्रोमीन, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज जो ब्रोमीन है ना, दिस इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्योंकि नीचे होता है ना उसके, लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। लेकिन अगर मैं इसी NaCl के अंदर फ्लोरीन डालूंगा F2, तो नाउ वी नो F2 फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जाके सोडियम में से क्लोरीन को हटा देगा और ये बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड। क्लोरीन हटा और क्लोरीन पे Cl2 की फॉर्म में आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए NaCl के साथ 2 लगाना पड़ जाएगा और सोडियम फ्लोराइड के साथ 1 लगाना पड़ जाएगा, 2 लगाना पड़ जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड से बन गया है सोडियम फ्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे जो थी ये फ्लोरीन गैस थी ना, और फ्लोरीन गैस का कलर हमने क्या बताया था अभी, पेल येलो। ऐसा ही है। और फ्लोरीन गैस तो फिर खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो गैस बनेगी फिर कौन सी बनेगी, क्लोरीन। और क्लोरीन गैस का जो कलर हमने पढ़ा है येलोइश ग्रीन या ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन भी लिख सकते हो और ग्रीन गैस भी लिख सकते हो। तो येलोइश ग्रीन गैस हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। मतलब इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। जैसे मेटल्स में नहीं देखा था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर जो है फेड होना शुरू हो जाता है जब जिंक डालते हो उसमें, तो इसी तरह यहाँ भी ऑब्जर्वेशन आपको समझ, जब रिएक्शन समझ आएगा तो ऑब्जर्वेशन आप खुद बता लोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन का कलर क्या है, क्लोरीन का कलर क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ पोटेशियम ब्रोमाइड और इसमें मैं डाल दूं लेट से क्लोरीन गैस, बबल करा दूं इसके अंदर, तो मुझे पता है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, ब्रोमीन। तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन गैस। अब ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ब्रोमीन जो बनेगा ना वो लिक्विड जो होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो इसको मैं बेसिकली एक्वस लिखूंगा, क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड मेरा बना है ये एक्वस फॉर्म में बना है ना। पोटेशियम क्लोराइड इज एक्वस, पोटेशियम ब्रोमाइड इज एक्वस, क्लोरीन इज गैस। तो मुझे पता है कि क्लोरीन का कलर है येलोइश ग्रीन। आपने येलोइश ग्रीन गैस बबल कराई। पोटेशियम ब्रोमाइड का कलर सॉल्ट है, आयने ट्रांजिशन मेटल तो कोई नहीं है ना, इसलिए कलरलेस है। पोटेशियम क्लोराइड जो सॉल्ट बनेगा वो भी कलरलेस होगा। अच्छा, जो ब्रोमीन बनेगी ना वो रेड ब्राउन गैस बनती है। एक्वा सोल्यूशन में मैंने कलर क्या बताया कि वो ब्राउन या ऑरेंज कलर का तुम्हें दिखेगा।
तो इसके ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे कि क्या दिख रहा है हमें जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो येलोइश ग्रीन गैस, कलर चेंजेस फ्रॉम येलोइश ग्रीन गैस टू ऑरेंज सॉल्यूशन, या तुम ये भी लिख सकते हो कि सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ऑरेंज, या येलोइश ग्रीन गैस डिसअपियर्स। मतलब इसको तुम इतने तरीकों से लिख सकते हो कि येलोइश ग्रीन गैस डिसअपियर्स, डिसअपियर मतलब क्या है कि रिएक्ट होकर खत्म हो गई है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ऑरेंज। सही है जी। हाँ ब्रोमीन, देखो हानिया ब्रोमीन बनी गैशियस फॉर्म में, लेकिन वो मसला क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे वैसे लिक्विड होती है, तो वो इतने पानी में ना फौरन डिजोल्व हो जाएगी, लिक्विड बनेगा ना वो, तो वो लिक्विड जो है वो पानी में डिजोल्व, गैस बनी थी गैस तो बाहर निकल जाती है, चलो समझ आया पानी से, लेकिन अगर वो बना ही लिक्विड फॉर्म में तो फिर वो डिजोल्व हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड में वो उड़ उड़ के वेपर बन के तो नहीं बाहर निकलेगा ना, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन निकल रही है। सही। तुम्हें क्या जल्दी है। So down the group seven, halogens become less reactive. More halogen displaces the less reactive halogen. ये याद रखना। तो हमारे पास ग्रुप 7 में इतनी ही चीजें थी, ज्यादा नहीं है। अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तो और क्लियर हो जाएंगी। बाकी फिर हमारे पास देखो आखिरी ग्रुप रह गया ग्रुप 8, जिसको हम ग्रुप 0 भी कहते हैं। इसके भी बहुत सारे नाम है। इसको हम नोबेल गैसेस भी कहते हैं ग्रुप 8 को। ठीक है, इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। सही है। क्यों भाई अली, क्या हो गया, प्यास लग रही है। उमेर अली, बस थोड़ा सा देखो ग्रुप 8 डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है हमारे पास। अच्छा ग्रुप 8 के हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अच्छा इनमें खास बात क्या होती है कि इनके जो ऑक्टेट होते हैं ना कंप्लीट होते हैं। हीलियम के पास प्रोटॉन नंबर है 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन की बनाओ तो 2,8, आर्गन की बनाओ तो 2,8,8, क्रिप्टॉन की बनाओ तो 2,8। अच्छा क्रिप्टॉन की हम इस तरह से बना नहीं सकते हो लेवल में, लेकिन देखो इनमें खास बात क्या है, तो या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि सिर्फ हीलियम में होते हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये गेन करेगा, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी की बात करना ही बेकार है। जब ये लूज और गेन ही नहीं करेगा तो ना शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, मतलब ये जो है वो फिर मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सिंगल एटम ही घूमते रहेंगे अकेले अकेले, और ये सारी की सारी गैसेस होती हैं, मतलब ये सिंगल एटम है और अकेले ही घूमते रहेंगे गैशियस फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोटॉमिक गैसेस। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम ना इसको नोबेल गैसेस भी कहते हैं। नोबेल होता है ना अच्छा, मतलब जो जिसके जैसा सब बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाकी के जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना वो चाहते हैं कि हम नोबेल गैसेस जैसा ग्रुप 8 जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जैसे कि ग्रुप 8 में होते हैं, इसलिए इनको नोबेल गैसेस भी कहते हैं। सही है, इनको ग्रुप 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे ग्रुप 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1, ग्रुप 2 है तो +2, ग्रुप 3 है तो +3,
ग्रुप 4 है तो +-4, ग्रुप 6 है तो -3, ग्रुप 7 है तो ग्रुप 6 है तो -2, ग्रुप 7 है तो -1। लेकिन ग्रुप 8 पे ना तो लूज है ना गेन है, इसलिए कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द स्टेट ऑफ गैस, दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स, have stable electronic configuration with full electrons on their shells. Colored gases consisting of single atoms, जिनको monatomic gas कहते हैं, low melting and boiling point. They are or are gases at room temperature. Uses इसके थोड़े बहुत पूछ लेता है कि आर्गन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में भी है 1%, इसका यूज क्या है? इट इज यूज इन लाइट बल्ब्स as it wouldn't react with the hot filament. अब देखो ये फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि तुम्हारे पास जो लाइट बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो एयर में अगर इतना हाई टेम्परेचर होगा तो एयर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम इसको एक ग्लास बल्ब के अंदर इनक्लोज करते हैं जिसके अंदर आर्गन गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, ताकि वो रिएक्ट ना कर सके, आर्गन से रिएक्ट नहीं करेगा वो। नियॉन जो होती है वो हमारी यूज होती है इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स, जो बिलबोर्ड्स वगैरह होते हैं ना लाइट वाले, वहाँ गाड़ियों की कुछ फ्लैश लाइट्स होती हैं नियॉन की, नियॉन लाइट्स जो लगती हैं हेडलाइट में। इसी तरह जो हीलियम है इज यूज्ड इन वेदर बलून। अच्छा, वेदर बलून जो होते हैं ना वो हमारे पास एक तो वो वाले जो गुब्बारे वाला आता है ना गैस वाले, तो उसका तो एक अलग कहानी है, लेकिन जो इसका यूज है ना वो कहाँ पर है? एयरशिप्स में। एयरशिप्स बेसिकली अब तो यूज नहीं होती हैं, अब तो एरोप्लेन ही यूज होते हैं। एयरशिप्स में क्या होती थी कि आप हीलियम गैस भर दो, लेस देन एयर होती है तो वो ऊपर उड़ जाती है, फिर आप एक फैन लगा के पीछे एयर फेंकोगे तो वो आगे चलना शुरू हो जाती है एयर में। तो एयरशिप्स अब पैसेंजर मूवमेंट के लिए तो यूज नहीं होती हैं, वो यूज होती हैं तुम्हारी वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बेसिकली एयरशिप्स यूज हो रही होती है, इसलिए इसका यूज में अभी तक लिखा हुआ है। सही है जी। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टेबल एंड हो गया। मंडे वाली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसके पास पेपर्स करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करेंगे, पेपर 4 में ये आता नहीं है। ठीक है जी। फिर ट्यूसडे को हम लोग फ्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूल छोटा सा चैप्टर है, उसके पास पेपर उसी के साथ हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा फिर अगेन वी विल कम बैक टू पास पेपर, जिसका हम पेपर 2 फोकस स्टडीज कर रहे होंगे जब तक के हमारे पास कोई नई अपडेट सामने नहीं आती है। तो अंटिल देन कीप स्टडिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मोल हानिया सर मोल ट्यूसडे के बाद कर लेंगे।